नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आप सबके बात की शुरुआत इस बात से कि आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ। आज प्रदेश में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब ये एज यूजुअल 10 मार्च को पता चलेगा। आएंगे तो योगी है, लेकिन ये पता नहीं है कि और इनमें से कौन कौन साथ में आएंगे। लेकिन मेरा आज मुद्दा ये नहीं है, तो आपको पता ही चल गया होगा। हालांकि समाचार चैनल रूस को खुश करने और यूक्रेन को उकसाने में ही ज्यादातर समय लगा रहे हैं इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, क्योंकि पता ना आपको पता होगा कि नहीं होगा कि आज उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब 3 तारीख को मेरे बलिया समेत आसपास के 6ठे चरण का चुनाव है और उसके बाद 7वें चरण का चुनाव है, चुनाव संपन्न। और 10 तारीख को फैसला होगा। मतदाताओं ने क्या फैसला किया ये तो वो जाने, लेकिन अनुमान है कि आएंगे तो योगी है। आज मेरा मुद्दा है कि जितनी आसानी से मैंने ये बोला कि आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ और राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्रियों का भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया, इनके साथ क्या है आपको कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार समाचार के शाम को हम समाचार सुन रहे हैं तो क्या इतना आसान शब्द में और ऐसा ही सुनना चाहिए, या आपको कुछ आदत है या भूल गए? वैसे हम भारतवासियों के भूलने की आदत बहुत है, हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो आपको मैं एक याद कराता हूं, ये कौन बने करोड़पति वाला प्रश्न है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन आप अपना जनरल नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है या आप करंट अफेयर पर कितने मशगूल हैं। समाचार मैं आपको बता रहा हूं, आप याद करके बताइएगा अपने दिमाग में कि अंतिम बार आप इस बात को कब सुने थे। समाचार आते थे कि आज उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव भारी हिंसा और अगजनी लूटपाट के बीच संपन्न हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस बल ने बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी असली मुजरिम फरार है। मतपेटियां लूट ली गई हैं, ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया है और कहीं कहीं मतपेटी में स्याही डालने का भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के फलाने जिले के फलाने नंबर बूथ से 2 मतपेटी को छीन करके भागने के भी समाचार प्राप्त हुआ है। एक मतपेटी तो ट्रक में लोड करते वक्त पुलिस के हाथ से छीन करके भागा। पुलिस बेपरा निर्लजता से देखती रही, क्योंकि शासन प्रशासन ने उसे बल प्रयोग करने से मना कर दिया था। पुलिस की सारा बल प्रयोग निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने में व्यय हो गया था। मुख्यमंत्री का आदेश था कि आपके पास गोली और लाठी इसलिए दी गई है कि आप कार सेवकों और हिंदू हित चिंतकों पर बरसाएं, चुनाव में मतपेटी लूटने वालों पर बरसाने की जरूरत नहीं है। पुलिस डिप्लॉयड की जरूरत होगी, दुनिया देखेगी कि भाई चुनाव में पुलिस बल तैनात किया गया है, इसलिए आप जाइए और वहां खड़ा रहिए और आगे कुछ मत करिए। इस तरह के समाचार आपको अंतिम बार कब सुनने को मिला, कब देखने को मिला, आपको ध्यान है? मुझे तो ठीक ठीक याद नहीं है। अगर ये अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति में मुझसे यही प्रश्न पूछ देता कि राकेश परमार 100 करोड़ का प्रश्न है कि ये बताइए कि अंतिम बार कब प्रसारित हुआ था कि छिटपुट घटनाएं नहीं, भारी अगजनी, पथराव, मारपीट और हिंसा के बीच चुनाव संपन्न, मैं निश्चित तौर पर वो 100 करोड़ नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं है। 14 के बाद तो ये पता ही नहीं है कि क्या कभी ऐसी नौबत आए कि चुनाव पर भारी हिंसा हो गया हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार आई, इतने जगहों पर बुलडोजर चला, इतने माफियाओं का जमीन दोष कर दिया गया, अवैध कमाई को, उगाही को, इतने लोगों का जमीन मुक्त कराया गया और इतने रुपए की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन फिर भी कहीं विरोध का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। कोई माफिया इस हैसियत में नहीं है कि वो इन सब बातों का अपने चमचों द्वारा विरोध करवाने के दुस्साहस कर सके। ये योगी आदित्यनाथ का इकबाल है और उत्तर प्रदेश के जनता पर उनका विश्वास है।
ये योगी है तभी मुमकिन है, ये मोदी है तभी मुमकिन है। योगी मोदी की जोड़ी अगर इसी तरह से ईश्वर और अल्लाह की कृपा से बनी रही तो मैं समझता हूं कि वाहेगुरु की कृपा उन पर जरूर बनी रहेगी। जीसस उन पर दुआ करें, उन पर दया करें, उन पर कृपा करें और हम ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु और जीसस के आशीर्वाद से ऐसी सरकार देखेंगे जहां समाचार पर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आप अंतिम बार कब इस तरह की अनहोनी वाला समाचार सुने थे, हमको बताइए। मित्रों, फर्क साफ दिखता है। फर्क साफ दिखता है कि क्या है आपको अंतिम बार ये समाचार पर कब सुनने को मिला कि मुख्यमंत्री जी पर इतने करोड़ रुपए का घोटाला है, इतने करोड़ रुपए का लापरवाही है, इतने लोगों के अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। आपसे ये 100 करोड़ का प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री को परिवारवाद में लिप्त होने की वजह से परिवार के लोगों की संपत्ति बढ़ाने के साजिश रचते हुए पाया गया। फलाने वाले ठेका उन्होंने अपने मौसी के बेटा को दे दिया, फलाने वाले ठेका वो अपने चाचा के लड़के को दे दिया, फलाना वाले ठेका अपने अवैध पत्नी के वैध संतान को दे दिया, फलाना वाले ठेका अपने वैध पत्नी के अवैध संतान को दे दिया। ऐसा समाचार आप कब सुने? मेरे ख्याल से आपको इस बात की समाचार ही नहीं आई होगी कि इस तरह का कोई समाचार। हाँ, उत्कर्ष मिश्रा को नमस्कार। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की समाचार ना आवे कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, भारी हिंसा जनी और मारपीट के बीच चुनाव संपन्न हुआ, तो आप योगी मोदी का हाथ मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार पहले से भी ज्यादा भारी बहुमत चलाए। बुलडोजर रिपेयर हो रहा है और वो खड़ा नहीं किया गया है। रिपेयर होने के बाद उसको पुनः 5 साल काम में लिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने अपने मंचों से भी कहना चालू कर दिया है कि मैं बुलडोजर को रिपेयर के लिए भेज दिया है, सर्विस और ओवरहाउलिंग हो जाए ताकि उससे ज्यादा स्पीड से उसे काम लेना है। मित्रों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये सिनेमा का डायलॉग नहीं है, सामने देखने को मिलता है। 2 इतिहास पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय कल्याण सिंह साहब की सरकार थी और अभी के रक्षा मंत्री पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, आदरणीय कल्याण सिंह के जमाने में शिक्षा मंत्री थे। आदरणीय कल्याण सिंह के सामने राजनाथ सिंह जी उपस्थित हुए और कहे, मैं बलिया में हूं और 361 में मुझे किसी को वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे भाई, किसको देना चाहिए का मतलब है। मैं तब से तो यही कह रहा हूं कि भाजपा है तभी शक्ति है, मोदी है तभी मुमकिन है। इस तरह के अब क्या आप मिश्रा जी चाहते हैं ये सुनना कि बलिया 361 विधानसभा क्षेत्र में आज भारी हिंसा, आगजनी, मारपीट और लूटपीट के बीच चुनाव संपन्न हुआ? क्या आप ये सुनना चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं कि समाचार बुलेटिन में है कि मैं राकेश परमार एबीपी के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं, सतीश चंद्र चौराहे पर बम गिरा गया, कुंवर सिंह विद्यालय में से मतपेटी लूट ली गई? आप ये चाहते हैं? कदम कुआ चौराहे पर पुलिस बल को घेर करके आतंकवादियों ने गोली उड़ा दिया? क्या आप ये सुनना चाहते हैं? क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि नगर विकास मंत्री ने नगर का थाना ही कब्जा कर लिया? आप बलिया का रहने वाले हैं, आप क्या समाचार जाना? आपने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुना है कि प्रदेश का नगर विकास मंत्री ही नगर के थाने को कब्जा कर ले? ऐसा सुना है आपने कभी? दयाशंकर सिंह जी क्या हम लोगों के लिए परफेक्ट? दयाशंकर सिंह को कौन कह रहा है? दयाशंकर सिंह से आपको क्या मतलब है? ये दयाशंकर की वजह से संभव हुआ है कि थाना कब्जा नहीं हो रहा है। ये मोदी जी की वजह से हो रहा है, योगी जी की वजह से। आप योगी, आप कमल का निशान दिखाने, दयाशंकर सिंह का अपना पपोती है कमल का निशान। कमल का निशान दयाशंकर सिंह का है, कमल का निशान नरेंद्र मोदी का है, कमल के निशान योगी का है। आप योगी मोदी को ध्यान दीजिए, कौन चुनाव में मत दीजिए। बैरिया विधानसभा के लोगों को भी मैं यही कहता हूं कि आप ये मत देखिए कि आपके यहां कौन आया हुआ है। आप ये देखने लगेंगे कि आप मिश्रा हैं और दयाशंकर सिंह है तो फिर देश का सत्यानाश होना निश्चित है। आप ये देखिए कि हमारा कमल निशान किसके साथ है, नाम मत पढ़िए। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी वाला नाम नहीं पढ़ता, बहुजन समाज वाला हाथी का निशान देखता है। जो समाजवादी पार्टी का यादव बेल्ट वाला है वो साइकिल देखता है, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन जीता है, कौन लड़ रहा है।
हाँ बिल्कुल, आपके प्रतिनिधित्व तो वही करेंगे। प्रतिनिधित्व में कहाँ कमी है आपको बता दीजिए। और पहले वाला क्या आपका बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि उसमें से ये कम करेंगे, मौका तो दीजिए। पहले वाले से ज्यादा अनुभवी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और राजनीति में ठाकुर मैनेजर सिंह के वारिस हैं। मैनेजर सिंह के विषय में चूंकि आपका तो जन्म ही बाद में हुआ है, मैनेजर सिंह के विषय में नहीं जानते हैं। अपने पूर्वजों से पूछिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा। बहरिया विधानसभा क्षेत्र में आज जितनी विद्यालय है, विश्वविद्यालय से लेकर के विद्यालय तक बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें से एक भी वर्तमान के विधायक ने और इसके पहले वाले विधायक ने और इसके भी पहले वाले विधायक ने नहीं किया है। वो सारी अंतिम कृति मैनेजर सिंह जी की है। बहरिया विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विद्यालय महाविद्यालय है, वो मैनेजर सिंह जी के बाद दोबारा नया विद्यालय नहीं बना। ये नोट कर लीजिएगा। खैर, मेरा मामला डिटेल हो जाएगा, आपसे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज मुद्दा ये है कि क्या है आप अंतिम, अच्छा एक बार और पूछ रहे, सांसद जी के बारे में क्या कर उत्कर्ष मिश्रा जी, ये सार्वजनिक मंच है और इस पर मैं अपनी बात रखता हूँ। प्रश्नोत्तर के लिए व्हाट्सएप चैट है, लेकिन सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जमाया था। सांसद जी के विषय में आप इतना ही जान लीजिए कि सांसद जी बलिया का है, लेकिन बलिया से दूर वहां पर जहां पर बलिया के लोग बहुत कम रहते हैं, वहां से चुनाव जीत के आ गए। और एक बात और जान लीजिए, सांसद जी जात से क्षत्रिय हैं, लेकिन वो जिस इलाके से चुनाव जीत के आते हैं वो सारा का सारा इलाका मैक्सिमम मलाहों का इलाका है। वहां पर बीन, मलाह और शेड्यूल और ST कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं। उसके बाद दूसरा संख्या ब्राह्मणों का है, जिस इलाके से वो आते हैं। तो आप वीरेंद्र सिंह मस्त की लोकप्रियता समझिए, वीरेंद्र सिंह मस्त के हैसियत समझिए, वीरेंद्र सिंह मस्त का जन भावना और उनके ऊपर जन आशीर्वाद समझिए कि एक बलिया का ठाकुर जा करके ऐसे जगह से चुनाव जीत के आए जहां तक ठाकुरों की संख्या अंतिम पदान पे, वहां की जनसंख्या से अंतिम में गांव का प्रधान भी न ठाकुर बन पावे अगर जातीय बात से हो जाए तो इसलिए आप समझिए कि वीरेंद्र सिंह मस्त की लोकप्रियता क्या है और वीरेंद्र सिंह मस्त का जनता में अप्रोच क्या है। इसीलिए इस टाइम ये मत देखिए कि आपके प्रतिनिधि का नाम वीरेंद्र सिंह है कि वीरेंद्र पाल है कि वीरेंद्र तिवारी है कि वीरेंद्र राम है कि वीरेंद्र सिंह है। आप कमल निशान देखिए, क्योंकि कमल है तभी कल है। अगर कमल नहीं है तो कल नहीं है, क्योंकि अगर आज कमल नहीं होगा तो कल फिर समाचार होगा कि बलिया में भारी हिंसा, आगजनी और लूटपाट के बीच मतदान संपन्न। पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहे और माफिया डॉन अपने जिप्सी पर स्टेन गन लहराता हुआ दौड़ा निकाला। ये अगर आप बलिया कराना, आपको नहीं कहानी मालूम होगी तो थोड़ा मऊ की तरफ घूम के आइएगा कभी, या कोई आपके परिवार में यार दोस्त मित्र रिश्तेदार उधर तो पूछिएगा कि चारों तरफ पुलिस बंदूक लेके घूमती थी और मंच पर स्टेन गन लेकर के विधायक जी बैठा रहते थे और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी पूछ ले कि भाई स्टेन गन है कहाँ। एक ने पूछ लिया तो उसको जीवन भर जेल में सड़वा दिया। DSP स्तर का अधिकारी था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्रदेश पुनः इस स्थिति को जाए तो आप समझ लीजिए आपको किसको वोट देना है, फिर आप वो क्षत्रिय ब्राह्मण करते रहिएगा। तो ये समय क्षत्रिय ब्राह्मण करने का नहीं है, ये समय है कि अगर कमल है तब कल है। आप कल में सुधार चाहते हैं तो कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाइए, क्योंकि अगर कमल नहीं है तो कल नहीं है। सीधी साफ और स्पष्ट बात। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मतदान मैं किसको दे रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं मैं मतदान मोदी को दे रहा हूं, योगी को दे रहा हूं। आज मोदी है तभी यूक्रेन से कई किलोमीटर दूर वहां के से बॉर्डर पड़ी है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे दिल्ली से आपको बलिया जाना होगा तो कितना किलोमीटर दूर है, उसी तरह से कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसें गई और तिरंगा झंडा लगा था। वहां की सैनिकों ने, पुलिस फोर्स ने, जांच एजेंसियों ने गाड़ी को रोका तक नहीं। रूस के सेनाध्यक्ष का बयान आया था कि रूस में हो रही कार्रवाई पर अगर हम तिरंगा झंडा घर पर, मकान पर और गाड़ी पर देख लेंगे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को नमस्कार। मिश्रा जी, कमल निशान देखिए, कमल निशान है तो कल क्या है आप जान लीजिए। आज वाले से कल का जानिए। आज यूक्रेन से जो विद्यार्थियों का जत्था आया उन सब ने बताया कि हमने बसों पर तिरंगा झंडा चिपकाया था और इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड लिखा था, तो कोई पुलिस की जांच नहीं हुई, कोई रोक नहीं हुई। आज पोलैंड ने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि हमारे सीमा में जितने भी लोग घुसेंगे उसमें से किसी से हम वीजा नहीं मांगेंगे कि आप पोलैंड का वीजा दीजिए।
उनके लिए पोलैंड की वीजा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उनके पास यूक्रेन का वीजा है और भारत का पासपोर्ट है तो वो पूरी पोलैंड होते हुए अपने गांव के अपने शहर में जाए, जितना दिन चाहते हैं पोलैंड रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि पोलैंड में अराइवल एंड वीजा ऑन अराइवल वाला फैसिलिटी नहीं है। जैसे भारत के पासपोर्ट को 176 मतलब बहुत सारे देशों में फ्री कर दिया गया है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली वीजा है, वीजा ऑन अराइवल उसको बोलते हैं। पोलैंड में ये सुविधा नहीं है। लेकिन भारत के पासपोर्ट की बड़ी शक्ति और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की साख सम्मान और भारत के प्रति उनकी निष्ठा और भारत के भारतीयों का बढ़ता दुनिया में सम्मान वर्चस्व का देन है कि पोलैंड ने भारत के विदेश मंत्री को फोन करके बोला कि आप अपने नागरिकों को कहिए कि वो पोलैंड में घुसते हैं तो उनके पास वीजा की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास यूक्रेन का वीजा है, हम उसी को भारत पोलैंड का वीजा मान लेंगे। अभी वीजा उजा की फॉर्मेलिटी में ना फंसे और अपने लोगों को हमारे पोलैंड के रास्ते भारत ले जाए। और वो लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक सोशल मीडिया पर झूठ फैलाई गई कि एयर इंडिया कमाई कर रहा है। एक पोस्ट आया कि जी 6,000 का टिकट 60,000 हो गया, निजीकरण का दुरुपयोग हो गया। आज के तारीख में मिश्रा जी, सोशल मीडिया सबसे अनसोशल हो रहा है। जितनी झूठ इस पर परोसी जा रही है, हम जैसे साफ और स्पष्ट बोलने वाले भी उसमें संदेह के घेरे में आ जाते हैं। विद्यार्थियों ने समाचार चैनलों को बताया और उनके परिवार वाले लोगों ने बताया कि किसी तरह का कोई शुल्क एयर इंडिया को नहीं देनी पड़ी और ना ही उन्होंने मांगा। विद्यार्थियों ने कहा कि जिस दिन हम भारतीय दूतावास में आए तब से भोजन पानी रहने सहने से लेकर के दिल्ली उतार देने तक का खर्चा भारत सरकार ने दिया होगा। किसने दिया हमको मालूम नहीं है, हमसे नहीं लिया गया है और सम्मान हमको उतार लिया गया। एक लड़का मेडिकल का स्टूडेंट था, वो हंस रहा था ऐसे जैसे पिकनिक मना के आ रहा हो। तो बल्कि पत्रकार ने पूछ दिया, वो देश के मोदी विरोधी पत्रकार है, बोला आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे पिकनिक से आ रहे हैं। बोला मैं हंस इस बात के लिए रहा हूं, अपने मित्रों को भी कहा कि आपको पता है भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो अगर हम रसातल में होंगे वहां से निकाल लाएंगे, हम तो अभी जमीन पर है। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरा प्रधानमंत्री मुझको खोज के लाएगा दुनिया के किसी भी कोने से। द सिंगल सिटीजन ऑफ द इंडिया को खोजा जाएगा और खोज कर लाए हैं। अगर आप इसी तरह का वातावरण चाहते हैं तो आपको कमल निशान के आगे बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि कमल है तभी कल है। अगर कमल नहीं होगा तो हमको नेपाल ललकार जाता है, हमको बांग्लादेश ललकार जाता है, जिसका हमने निर्माण किया था वही हमको घुड़का जाता है। तो आपको फर्क दिख रहा है मिश्रा जी। इसीलिए ये प्रश्न किसी के भी, मैं विजेंद्र सिंह सुन रहे हैं, यशवंत भाई सिंह सुन रहे हैं, आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी जी पंडित सुन रहे हैं, ये सरनेम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि सरनेम क्या है, वो आनंद स्वरूप शुक्ला है कि दयाशंकर सिंह है। नहीं, आप बैरिया विधानसभा में उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, जोगी लड़ रहे हैं। बलिया में नरेंद्र मोदी लड़े, जोगी लड़े। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर योगी और मोदी ही लड़ रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है, आपने योगी मोदी को देखना है, उनके नाम के आगे के बटन दबाना है। यशवंत भाई ने कहा कि यह न्यूज चैनल तभी भारत सरकार ने फ्री करने का फैसला किया। यशवंत भाई, मैं आपकी राजनीतिक मंशा को समझ सकता हूं और आपके विचारों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर न्यूज चैनल से कहने से समाचार सरकारें निर्णय बदलती तो अब तक आरक्षण खत्म हो गया होता। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार समाचार डिबेटों पे, जो छोटे मोटे चैनल नहीं बड़े बड़े चैनलों पे आता हूं। मैं एबीपी पर डिबेट में भाग लिया था, उस पर भी कहा कि देश में आरक्षण और सब्सिडी दो सबसे बड़ी घातक है और खूब चला। जी न्यूज पर भी कहा, और ये दोनों चैनल मैं नहीं समझता हूं कि देश के कोई छोटे चैनल होंगे और उसको प्रधानमंत्री ना देखते होंगे, इन दोनों चैनलों पर, लेकिन नहीं चला। आरक्षण मुहिम पर जब पद्मावत के टाइम में पूरा बवाल मचा था, पूरा राजपूत प्राइड का मामला आया, तो कहां पर नरेंद्र मोदी ने कर दिया? नहीं, पहले से यह डिसाइड था कि आपदा में अवसर नहीं तलाशेंगे। ये नरेंद्र मोदी का शब्द है कि जब आपदा आएगा तो हम अवसर नहीं तलाशेंगे और लोगों को मौका देंगे। नरेंद्र मोदी ने इतनी भारी महामारी हुई थी, यशवंत भाई आप तो LIC में मैनेजर हैं, आपसे 1 करोड़ रुपया मांगा जाता ना, तब भी आप यही कहते कि जी मुझे कोरोना का टीका चाहिए। मैं ये सही का पढ़िए, दोबारा से पढ़ लेता हूं। आपने लिखा है कि जब यह न्यूज
फैला तभी भारत सरकार फ्री करने का फैसला किया? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, नहीं, न्यूज फैला तब नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि आपदा में अवसर नहीं तलाशेंगे। उसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूं कि कोरोना की जब महामारी फैली और जब भारत के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और वैज्ञानिकों की क्षमता ने कोरोना का टीका खोजा, तो प्रधानमंत्री अगर कमाना चाहते तो कहते कंपनी वाले को कि भाई 1-1 करोड़ रुपए का टीका लो, और आप विश्वास मानिए यशवंत भाई, आप दिल्ली से लेकर के बलिया तक का मकान बेच देते और टीका लेते, क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहता फिर आप कमा लेते। लेकिन मोदी ने ये कहा नहीं, हम व्यापार नहीं करेंगे, आपदा में अवसर नहीं तलाशेंगे, देशवासियों को मुफ्त में टीका देंगे। और उन्होंने मुफ्त में टीकाकरण के लिए मुहिम चलाया। सबसे पहले खुद टीका लिए और उसका सोशल मीडिया नहीं, समाचार चैनलों पर बाकायदा चलवाए दिखाए, ताकि लोगों में जो नेताओं ने भ्रम डाल रखा था। मैं क्यों कहता हूं कि कमल है तो कल है, मोदी है तभी कल भारत सम्मानित है? क्यों? क्योंकि नेता लोग कहते थे कि ना 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 ना, यही अखिलेश यादव कहते कि ना 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 ना, ये भाजपा का टीका है, मैं तो ये ना लगाऊंगा जी, जब समाजवादी सरकार आएगी तो टीका लगाऊंगा। तो फिर तो जीवन में कभी समाजवादी सरकार ने आना नहीं, तो टीका कैसे लगना है? लेकिन वो अपने से पूरे परिवार का टीका लगवा ले। वो असल में वो आपको मारना चाहते थे कोरोना से, ताकि 100, 200, 500, 1000 लोग मर जाए और मर जाने के बाद कहा जाए कि देखिए जी कोरोना से इतने लोग मर गए। वो इस बात की साजिश रचे थे ताकि अब यूपी चुनाव में कहते। अब यूपी चुनाव में कोरोना में मरने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना में मरना तो भारत सरकार ने बंदे कर दिया था। पहले लोग 60,000, 80,000 में टिकट बुक कराए हैं भाई साहब। नहीं, देखिए आप कराए हैं, भाई आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, उन लोगों ने कराया होगा टिकट, लेकिन वो टिकट तब था जब महामारी से लोगों को बचा के लाने की मुहिम सरकार ने चालू नहीं किया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक निजी एग्जांपल है। मेरा लड़का विप्रो में इंजीनियर है। 20 मार्च को हमने उसको 18 मार्च को फोन किया कि बेटा कोरोना है और ये लॉकडाउन होने वाला है। तो उसने अपने कंपनी में बात की, तो विप्रो वाला मैनेजर बोला कि सब दुनिया में ऐसी कोई जगह, शहर नहीं है जहां मेरे अपने ऑफिसेज नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, इटली, कहीं पर इस तरह की चर्चा नहीं। आपके पिताजी के पास कहां से आया? तो उसने कहा कि पापा ये तो यहाँ कर। मैं बोला तो नौकरी छोड़ दो बेटा, क्योंकि तुम इकलौते संतान हो। मेरा बेटा दूसरे दिन मेल मारा कि भाई हमारे फादर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल मैनेजर मुझसे बात किया, बोला कहां देखें? मैं बोला मैं रिजाइन कर रहा, तो मेरा राइट है भाई, आप रिजाइन कर दीजिए, हम रिजाइन करके आ जाएंगे। बोला सर क्या करेंगे? तो 20 तारीख को कंपनी को उसने रिजाइन दे करके अब जहाज पकड़ा, घर आया। 20 तारीख को रात में मैं उसको जहाज से लेकर के आ गया। अब जब 23 तारीख से लॉकडाउन लगा तो कंपनी ने उसको मेल मारा कि आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, योर रिजाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम। उसने मेल भेज दिया कि भाई हम गलत पर थे, आपके पिताजी का असेसमेंट बड़ा सही था, आप घर से काम करिए, आपकी सैलरी देते रहेंगे। तो उस वक्त कंपनी ने मान, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हुआ। उसी तरह से कोई आदमी पहले टिकट कटा लिया होगा तो आप कमाने गए तो पैसा से जाएंगे, लेकिन जब महामारी घोषित हो गया और वो आपदा में आ गया तब नरेंद्र मोदी ने फ्री कर दिया। आप जो टिकट का एग्जाम्पल दे रहे हैं वही टिकट है जो आदमी पहले आने जाने की कटाया होगा। वो तो हवाई जहाज का पता ही है। मैं दिल्ली से पटना गया तो 4,000 में गया, उधर से आया तो 14,000 में आया। पटना से जब दिल्ली आया उतनी दूरी है ना, जाने का 38 रुपया था, आने का 14,300 रुपया था। तो ये उसी जहाज से मैं गया था, उसी जहाज से आया था। तो जहाज का तो प्रीमियर रेट पर टिकट होता है। तो जिनकी आप एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग थे जो महामारी से पहले टिकट कटवा लिए थे पहले। अब जरा लंबा वीडियो हो रहा है, 2 बातें आपको बता देता हूं। इतिहास दोहरा रहा है, क्यों कमल है तो कल है, और कमल का निशान क्यों आवश्यकता है आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव अपने पिताजी का इतिहास दोहरा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नकल अध्यादेश लाया गया था। नकल अध्यादेश का एक फायदा आपको बता दूं कि उसी वक्त मेरी बहन इंटर और मैट्रिक और इंटर दोनों की, मतलब 10वीं पास भी कल्याण सिंह के जमाने में की और उन्हीं के कार्यकाल में 12वीं पास कर ली। बाकी का पढ़ाई छोड़िए, मेरे जो ससुर, अब तो उनके ससुर ही हो गए हैं, उन्होंने बोला कि बॉबी कितना पढ़ लिया? तो मेरा भाई बोला कि वो कल्याण सिंह के जमाने में मैट्रिक और इंटर की है। बोला अगला डिग्री की जरूरत नहीं है, पास कर ली। बोला फर्स्ट क्लास से पास की। बोला तब पढ़ी लिखी लगती है। उसके बाद उन्होंने आगे का पूछा नहीं कि आगे BA किया, MA किया, PhD क्या किया।
कल्याण सिंह के जमाने में मैट्रिक इंटर फर्स्ट क्लास से पास किया, मतलब पास किया है, ये स्थिति थी। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने घोषणा किया कि आप मुझे वोट दीजिए, हम नकल अध्यादेश हटाएंगे, सब पुस्तक परीक्षा लगाएंगे। मतलब ये हमारे देश में वाहिद मुल्क है मेरा भाई, हमारे ही देश में यह संभव है कि आप देश का नाश करने का, मैं भी उसे, हाँ, तो आप ब्रिलियंट, तभी तो एलआईसी में मैनेजर बन गए, तभी तो अफसर बन गए। नहीं तो अगर कल्याण सिंह के जमाने में आप नहीं पढ़े होते, मुलायम सिंह के जमाने में पास किए होते, तो सिक्योरिटी में नौकरी कर रहे होते दिल्ली में, आप एलआईसी में मैनेजर नहीं बने होते। आप अपने, आपसे बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा? आप कल्याण सिंह के जमाने में पास हैं तभी एलआईसी में अफसर है, नहीं तो एलआईसी का एजेंट भी नहीं हो पाते अगर मुलायम सिंह के जमाने में पढ़े होते तो। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अगला सुनिए, मतलब कोई आदमी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव लड़ने में कह सकता है कि हम आपका भविष्य नाश करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। ये इस देश में संभव हुआ, मुलायम सिंह ने कहा। अखिलेश यादव अब उन्हीं के कदमों पर चले हैं। उन्होंने बोला कि आप मुझे वोट बनाइए, सारा बुलडोजर फुलडोजर में हटवा दूंगा। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवाद को बढ़ावा दूंगा, माफियाओं का राज लागू करूंगा, और ये जो लूट खसोट चल रही है उसको चलने दूंगा, आप हमको वोट दीजिए, योगी जी के बुलडोजर से दुखी आदमी हमारी मदद करें। इस सार्वजनिक मंच पकड़, ये मेरे कान में नहीं कहा कोई कि मैं सिर्फ मैं ही सुनाऊं, आदरणीय में दीदी भी सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, दुनिया सुन रही है। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। लेकिन मुलायम सिंह का हस्त क्या हुआ राजनीति में? अखिलेश का उससे भी बुरा होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब ये जान गई है कि वो नहीं सुनना चाहती कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की चुनाव भारी हिंसा, आगजनी और मारपीट के बीच संपन्न हुआ। बलिया सतीश चंद कॉलेज के प्रांगण से मतपेटी लूटने के समाचार आई है। शोभा छपरा स्कूल पर मतपेटी में स्याही डाल दी गई है। कुछ मतपेटियां फाड़ने के भी समाचार आई है। उसकी गिनती हो रही है कि कितनी मतपेटी फाड़ी गई है। ये समाचार अंतिम बार कब सुने हैं, ये आप मेरा प्रश्न है। और अगर आप इस तरह के समाचार नहीं सुनना चाहते तो कमल निशान पर मतदान कीजिए और अपना भविष्य संवारिए, क्योंकि कमल है तभी कल है। आपका कल कमल की फूल की तरह से कीचड़ के बीच भी अपना तेज फैलाता रहे, अपनी पहचान बनाता रहे, अपना एहसास कराता रहे। इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साथ मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी है तो मुमकिन है और कमल है तो कल है। धन्यवाद।